आपको पता चल चुका हो गया कि रोहिंग्या की मुसलमान बांग्लादेश में काफी टाइम से हैं और कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश के अंदर काफी बड़ा तूफान आ चुका है और जिसकी तूफान की वजह से उन रोहिंग्या मुसलमानों की जो झोंपड़ियां थी, जो छोटे छोटे घर थे जो के बैम्बू वगैरह से बने थे, वो सारे उड़ चुके हैं। अब इसके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, एक इंडियन मीडिया की BBC हिंदी का रिपोर्ट है, को हम देखेंगे, आपके साथ रिएक्शन देंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक देश से जान बचाकर भागे तो दूसरे देश में नर्क जैसी जिंदगी। म्यांमार से भागे लाखों रोहिंग्या मुसलमान वहां वापस जा नहीं सकते, तो दूसरी तरफ उनको पनाह देने वाला बांग्लादेश अब उनकी मेजबानी करने को तैयार नहीं है। दो मुल्कों के बीच फंसे रोहिंग्या मुसलमानों की दास्तान आज कवर स्टोरी में। दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप जो है बांग्लादेश के कॉक्सस बाजार में, जहां रहते हैं करीब 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान। अब उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस कैंप के 1000 से ज़्यादा बैम्बू शेल्टर्स, 16 मस्जिदें और पढ़ाई करने के लिए बने सेंटर्स चक्रवाती तूफान मोका की वजह से तबाह हो गए हैं। मोका बांग्लादेश और म्यांमार के तटों से 2 दिन पहले टकराया था। म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या मुसलमान इस कैंप में बेहद मुश्किल हालातों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो यहाँ इसलिए हैं क्योंकि अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने हिंसक कार्रवाई की, जिसमें कई रोहिंग्या मारे गए, कईयों के घर बार तबाह हुए। म्यांमार में उसी सेना ने साल 2021 में तख्ता पलट किया, सत्ता हथियाई, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों के पास अब अपने वतन म्यांमार लौटने के मौके बेहद कम हैं। हमने तब कई ऐसे परिवारों की कहानी आपसे शेयर की थी जो रातों रात शरणार्थी बन गए थे। उनमें से अनवर का परिवार भी एक था। अनवर का जन्म भी इसी कैंप में हुआ था। अब वो और उनका परिवार किस हाल में है, देखिए रजनी वैद्यनाथन की ये रिपोर्ट। अनवर जब कोख में था तब उनकी माँ अपनी जान बचाकर भागी थी। कुछ ही घंटे पहले जन्मे अनवर सिद्दीकी से BBC की टीम एक शरणार्थी शिविर में मिली थी। जब मेरा बच्चा मेरी कोख में था तब मैं सोचती थी कि मैं उसे एक खूबसूरत और शांति से भरी दुनिया में ला रही हूँ। पर वो साल 2017 था। अब अनवर किस माहौल में रह रहा है? अनवर रह रहा है बांग्लादेश में मौजूद दुनिया भर के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में, जहाँ 10 लाख लोग हैं। यहाँ म्यांमार से जान बचाकर आए रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। 5 साल बाद हम इन छोटी गलियों की भूल भुलैया से गुजरते हुए उसकी तलाश में निकले। This is the Anwar shelter, this one. Okay, let's see. हमें बड़ी बड़ी आंखों वाला एक शर्मीला लड़का दिखा। अनवर की 2 बहनें हैं। इस एक कमरे में ही पूरा परिवार रहता है। न खिड़की है, न खेलने के लिए खिलौने और चंद कपड़े, यानी बेहद मुश्किल जिंदगी। मैं चाहती हूँ कि ये दूसरे बच्चों की तरह जिए। मैं चाहती हूँ कि ये पढ़े, साफ सुथरे कपड़े पहने और अच्छा खाना खाए। मैं इसे ये सब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। गरीबी में रहने को मजबूर अनवर हर वक्त बीमार रहता है। उसे मार्च में निमोनिया हुआ, जिससे जान जाते जाते बची। उसकी जिंदगी बेहाल है। अनवर के घर से कुछ ही दूर ये छोटी सी जगह है जहाँ एक के बाद एक बांस से बने शिविर हैं और जगह बेहद कम है। गर्मी है और हवा में नमी भी है और ऐसे माहौल में यहाँ रह पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि यहाँ आपका दम घुटने लगेगा। यहाँ रह रहे करीब 5 लाख बच्चों की यही कहानी है, जिनसे उनके अधिकार, उनकी पढ़ाई छीन ली गई। इन कैंप्स में कोई औपचारिक स्कूल नहीं है। दिन में बस कुछ घंटे अनवर संयुक्त राष्ट्र की मदद से चल रहे इस अस्थायी क्लासरूम में आता है। यहाँ उसे बुनियादी शिक्षा मिल जाती है। इस कमरे में मौजूद हर बच्चा एक शरणार्थी है, पर बांग्लादेश की सरकार उन्हें स्थानीय पाठ्यक्रम या भाषा सिखाने की अनुमति नहीं देती। कई सालों से रोहिंग्या शरणार्थियों को पनाह देने वाला बांग्लादेश अब चाहता है कि वो म्यांमार लौट जाए, जहां सत्ता पर काबिज सेना से इन बच्चों के माँ बाप अपनी जान बचाकर भागे थे।
खाने के लिए हर महीने यूएन से फूड वाउचर्स मिलते हैं, जिन पर रोहिंग्या शरणार्थी निर्भर हैं। मोहसिन के वाउचर्स पहले ही खत्म हो चुके हैं। मैं इन्हें क्या खिलाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे दूसरों से मांगने पड़ेंगे। जो पैसे इन्हें मिलते हैं, अगले महीने से उसे भी कम कर दिया जाएगा। उनके परिवार के हर सदस्य को पेट भरने के लिए अब लगभग 600 रुपए मिलेंगे। जब ये हिंसा बढ़ गई तो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने वादा किया था कि वो अनवर जैसे बच्चों का ख्याल रखेंगे, पर जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, इन्हें मिलने वाली मदद कम हो रही है। आने वाला समय अनवर के लिए मुश्किल है, पर क्या इसका इतना मुश्किल होना जरूरी है? बांग्लादेश के कुटुपलोंग रिफ्यूजी कैंप से रजनी वैद्यनाथन, बीबीसी न्यूज। ठसास भरे इस कैंप में बिगड़ते हालातों को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने कई शरणार्थियों को यहां से हटाकर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पर बसाया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समेत कई संस्थाओं ने कहा कि इस द्वीप पर बाढ़ आने का खतरा है। बीबीसी संवाददाता याल्दा हकीम से खास बातचीत में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुरक्षा के साथ साथ कई और मुद्दों पर बात की। क्या आप वहां गई? क्या आपने उस जगह को देखा है? क्या आपने देखा है कि हमने उसे किस तरह डेवलप किया है? जो वहाँ रह रहे हैं वो किस हाल में हैं, कैसे रह रहे हैं? अब वहाँ पर जो भी गया है वो बेहतर तरीके से रह रहा है, क्योंकि हमने 1 लाख परिवारों के लिए बहुत बढ़िया घर बनाए हैं और वहाँ सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। आपसे किसने कह दिया कि वो बाढ़ में समा रहा है? सब झूठ है। जो लोग वहाँ गए ही नहीं वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो क्या उस द्वीप में बाढ़ का खतरा नहीं है? नहीं, वहाँ बाढ़ नहीं आ सकती है। हमने तटबंध बनाया है, लोग वहाँ रह रहे हैं। बच्चों को वहाँ कम से कम स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल पा रही हैं। यहाँ उनकी जिंदगी कैंप से बेहतर है। वो एक ठसाठस भरी हुई जगह थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कैंप के कारण वहाँ के सारे पेड़ पौधे उजड़ गए। वो घना जंगल था जो तबाह हो चुका है। अब वहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे काम कर रहे हैं। तो हम पर ये आरोप लगाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये सुनिश्चित कर ले कि ये लोग वापस अपने मुल्क चले जाएं, जहां ये एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। So we wanted that either international community, before bring this allegation, they should make sure that they should go back to their own country. आपका मतलब वापस म्यांमार चले जाएं? हाँ बिल्कुल, उन्हें अपने देश म्यांमार वापस चले जाना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि इनका वापस जाना सुरक्षित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देशों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग अपने देश में सुरक्षित रहें। वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। जब इन लोगों पर जुल्म हुए तो हमने इन्हें अपने देश में आने दिया। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो 40,000 महिलाएं जो गर्भवती हैं उनके लिए हमने फील्ड अस्पताल बनवाए और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें इलाज, खाना, सब कुछ मिले। शुरुआत में तो कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया था, बल्कि बांग्लादेश के लोगों ने इनकी मदद की और उनके साथ खड़े रहे। उस आइलैंड पर जो भी लोग हैं वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ पे बाढ़, तूफान और सैलाब वगैरह आना एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि नॉर्मल सी बात इसलिए कि वहाँ पे हर टाइम तूफान आते हैं, चाहे वो समुद्री तूफान है, चाहे वो दरियाओं से हो, चाहे वो बाढ़ हो। और यही प्रॉब्लम बांग्लादेश को काफी नुकसान देता है, हर साल देता है, हर महीने देता है। अब यहाँ पे जो रोहिंग्या के मुसलमान थे जो म्यांमार से आए थे 2017-18 में, जो उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हुए, वो बैम्बू यानी लकड़ियों से घर बनाए हुए, उसके ऊपर छज्जे वगैरह डाले हुए। और ये सारे घर ऐसा टेम्परेरी घर थे, कोई पक्के घर नहीं थे, पक्के मकानात नहीं थे। क्योंकि वो सारे जो मुसलमान आए थे वहां से, वो सारे जो है वो समझ लो कि माइग्रेट हो के आए थे। उनको एक ना एक दिन वापसी जाना तो है, बट अब उनके लिए जो नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है वो काफी खतरनाक है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी इसमें काफी जो है कहने को ये मिल रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर रही इस मामले में, और ये रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए खतरनाक होते होते आगे की तरफ जा रहा है। आप मुझे इस मामले में लाजमी बताइए कि बांग्लादेश इस मामले में क्या कर सकता है, बांग्लादेश की सरकार इस मामले में क्या कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।